नमस्कार सभी बंधुआनों, राम राम। मैं मनीराम चौधरी, अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिन पर चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम अक्षांश व देशांतर रेखाएं यानी ग्लोब सामान्य जानकारी। ग्लोब एक ऐसा टॉपिक है जिनसे हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो जिसमें अगर भूगोल सब्जेक्ट शामिल है तो उसमें ग्लोब से कोई न कोई जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हेडिंग लगा दो, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं यानी ग्लोब। अक्षांश व देशांतर अंग्रेजी में अक्षांश को कहते हैं लेटीट्यूड, और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड व लॉन्गिट्यूड। अक्षांश व देशांतर रेखाएं यानी ग्लोब। अक्षांश व देशांतर रेखाएं या ग्लोब, ये अपना टॉपिक शामिल है किसका? भूगोल का। ये जानकारी किस में आती है? भूगोल में। और भूगोल की बात करें तो भूगोल शब्द यानी भूगोल बना है जियोग्राफी से। जियोग्राफी और जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो गया आपके जियो और दूसरा हो गया ग्राफी। जियो यानी पृथ्वी, ग्राफी यानी अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाया? जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रदान किया? तो उस व्यक्ति का नाम है इरेटोस्थनीज। तो जियोग्राफी शब्द सर्वप्रथम दिया था इरेटोस्थनीज ने। भूगोल, अगर बात करें भूगोल का जनक, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल का जनक किसे कहा गया? हिकेटियस को। और हेरोडोटस इतिहास का जनक या पिता कहते हैं हेरोडोटस को। लेकिन साथियों, एक बात ध्यान रखना है, अगर आपको कह दे आधुनिक भूगोल का जनक, तो होगा वॉन हेम्बोल्ट। कौन होगा? वॉन हेम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल का जनक वॉन हेम्बोल्ट। भूगोल शब्द यानी जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द किसने प्रदान किया? इरेटोस्थनीज ने। भूगोल का जनक हिकेटियस। आधुनिक भूगोल का जनक वॉन हेम्बोल्ट। बात ग्लोब की आए तो सबसे पहले ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहेन। ग्लोब का निर्माता किसे कहा गया, या ग्लोब का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहेन। ये सामान्य जानकारी भी साथ में याद रखनी, क्यों कभी कभार जब सीधा क्वेश्चन पूछा जाता तो यहीं से पूछ लेते कि बताओ सा ग्लोब का निर्माता कौन है, या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, या आधुनिक भूगोल का जनक कहा गया है, या फिर जियोग्राफी शब्द किसने प्रदान किया, जो भी बात। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी ये अपने ग्लोब में खींची गई काल्पनिक रेखाएं। ग्लोब में खींची गई कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक।
पृथ्वी का आकार कैसा है, यानी अंडाकार कह दियो, तस्त्रीनुमा, या हम कह सकते हैं गोलाकार। लेकिन पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, चपटी हुई है। अंडाकार, तस्त्रीनुमा, या हम कह सकते हैं जियोड। तो पृथ्वी अंडाकार है, इसीलिए अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये अपना मान लियो क्या हो गया, ग्लोब। अब इसका जो उत्तरी छोर है वो क्या कहलाया, उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण में वो क्या कहलाया, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच मध्य में खींची गई, मध्य में, अरे भूमि के मध्य से खींची गई रेखा कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य से खींची गई रेखा कौन सी हो गई, भूमध्य। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच खींची गई कितने डिग्री अक्षांश से, 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री अक्षांश का नाम क्या है, भूमध्य। भूमध्य, या हम कह सकते हैं विषुवत, भूमध्य या विषुवत रेखा। अक्षांश, अक्षांश रेखाएं ग्लोब में यानी लेटीट्यूड आड़ी ध्रुवों के समांतर खींची गई है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के क्या है, समांतर। और अक्षांश रेखाएं पूर्णतः वर्ताकार है। कैसी है, वर्ताकार, यानी इस प्रकार। ये पूर्णतः कैसी रेखाएं हैं, वर्ताकार हैं। लेकिन ध्यान रखना विद्यार्थियों, अक्षांश में दीर्घवर्त या महावर्त कौन सा है, भूमध्य रेखा, यानी सबसे बड़ी सबसे लंबी अक्षांश कौन सी है, भूमध्य। और भूमध्य रेखा के अलावा सभी अक्षांश वर्त लघु वर्त कहलाते हैं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं तापांतरण का निर्धारण करती है। तापांतरण यानी जलवायु कटिबंध। अक्षांश रेखाएं तापांतरण का निर्धारण करती है। और अगर देखा जाए तो देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री से शुरू होकर जो सबसे उत्तरी अक्षांश है वो सबसे उत्तरी अक्षांश है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये जगह कौन सी हो गई, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। जब शुरुआत में भी आपने एक बात स्पष्ट रूप से पढ़ी है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच मध्य में खींची गई रेखा है भूमध्य। जब 0 डिग्री के उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश है तो दक्षिण में भी कितने हो गए, 90 डिग्री। ये सबसे दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम क्या हो गया, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हो गया 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखो अक्षांश रेखा, जब भूमध्य रेखा खींची गई तो पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित कर दिया, 2। ये गोलार्ध क्या कहलाया, उत्तरी गोलार्ध, यानी ये ऊपरी भाग क्या कहलाया, उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिणी भाग क्या कहलाया, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब 0 डिग्री के ऊपर में जाएं तो यहां पर एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। और जब 0 के उत्तर में 23.5 है तो दक्षिण में भी कितनी होगी, 23.5। दक्षिण में खींची गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, मकर, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया कर्क, 23.5 उत्तरी। और ये हो गया मकर, 23.5 डिग्री दक्षिणी। ये तो है उत्तरी और ये है दक्षिण। पुनः एक बार ध्यान दीजिए,
23.5 के ऊपर बढ़े हैं तो यहां पर एक और वृत्त खींचा गया है। ये आपके है 66.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री है। इसे नाम दिया गया आर्कटिक या आर्कटिक। क्या नाम दिया गया है? आर्कटिक। 66.5 डिग्री आर्कटिक। जब यहां 66.5 है तो यहां पर भी होना चाहिए। ये दक्षिण में भी 66.5 डिग्री है। इनका नाम है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक व्रत या उपव्रत। अब एक बार देखो, पुनः ध्यान दीजिए। अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के समांतर खींची गई काल्पनिक वर्ताकार रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाएं तापांतरण का निर्धारण करती हैं। 0 से लेकर 90 उत्तरी गोलार्ध में, 0 से लेकर 90 दक्षिणी गोलार्ध, यानी 90 उत्तरी 90 दक्षिणी प्लस 1 0 बराबर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान रखना, सवाल 2 प्रकार से पूछा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है तो कुल अक्षांश कितने हैं? 181 हैं। लेकिन कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 179 हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि ये ध्रुवों पर रेखा नहीं है। जो 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी है वो केवल बिंदु है, वो केवल अक्षांश बिंदु है, रेखा नहीं। तो 2 तो हो गए बिंदु और रेखाएं कितनी हो गई? 179। अब बात करें भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पर हमेशा सूर्य लगभग क्या सीधा चमकता है और भूमध्य रेखा को सूर्य 2 बार पार करता है। भूमध्य रेखा सबसे लंबा महावर्त है या दीर्घवृत्त है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो या जायरे। और जलवायु के हिसाब से हमेशा वर्षा किस रेखा पर होती है? भूमध्य पर। अब देखो, थोड़ा देशांतर को भी दर्शा देते हैं, फिर पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं अक्षांश देशांतर के क्रम को। 0 डिग्री ये तो हो गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये गलती कभी मत करना कि कर्क रेखा उत्तरी है या दक्षिणी। ये हमेशा ध्यान रखना, कर्क उत्तरी है और दक्षिणी कौन है? मकर है। इसे कभी खोटा मत करना। कई बार क्या कि लोग विचलित हो जाते हैं। वैसे बड़ा आसान है। अगर आपके कन्फ्यूजन वाली बात हो तो तीनों ही नाम लिखो ना। एक का नाम है कर्क, एक का नाम है भूमध्य, एक का नाम है मकर, और आ जाओ अपने अल्फाबेट प्रक्रिया में। अरे भाई, जब अपने स्कूल में नाम लिखे जाते तो अल्फाबेट से ही होते थे ना। कालूराम पहले आएगा और मूलाराम बाद में आएगा, तो वही बात है। देखो, पहले कौन आएगा? क, फिर कौन आएगा? भ, फिर कौन आएगा? म। तो ये क्रम हो गया ना। उत्तर कौन? कर्क, मध्य में कौन? भूमध्य, और दक्षिण में कौन? मकर। चलो थोड़ा देशांतर को पहले दर्शाते हैं, फिर इसकी विस्तार से जानकारी या चर्चा करते हैं। देशों का अंतर कौन बताती है? देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखाएं, अंग्रेजी में क्या कहलाई? लॉन्गिट्यूड। लेकिन एक बात आपको साथ में ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, जो देशांतर रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं वो कैसी है? अर्धवर्ताकार रेखाएं। देशांतर रेखाएं किस प्रकार की हैं? अर्धवर्ताकार, और ध्रुवों पर आपस में क्या मिलती है? इस प्रकार खींची गई। अर्धवर्ताकार है, ध्रुवों पर आपस में मिलती है, यानी ध्रुवों पर देशांतरों के मध्य की दूरी 0 होती है और देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर।
और अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर, शुद्धतम 111.13 किलोमीटर। यानी जैसे मान लो ये दो देशांतरों के बीच की दूरी। अब देखो देशांतर, जब ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं, जो 0 डिग्री देशांतर है, इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, तो नाम क्या रख दिया? ग्रीनविच रेखा। क्या नाम रख दिया? ग्रीनविच रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर का नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा। अब जब 0 डिग्री देशांतर खींचा गया तो ये साइड क्या कहलाया? इस साइड में हो गया आपके पूर्वी गोलार्ध और इसमें कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। और जो 0 डिग्री है यानी अपने देशांतर रेखाएं 0 डिग्री के पूर्व में टोटल कितनी है? 180 और पश्चिम में भी कितनी है? 180। 0 से शुरू होकर जो सबसे पूर्वी देशांतर है वो कौन सा है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 0 से शुरू होकर आपके पश्चिम में भी जो सबसे पश्चिमी है वो कौन सा है? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। चौबीस घंटे में पृथ्वी एक अपना घूर्णन चक्कर पूरा करती है, दिन रात होते हैं। 24 घंटे में पृथ्वी कितना? 360 डिग्री देशांतर घूमती है। कितने? 360। तो 1 घंटे में कितना? 360 बट्टा 24 बराबर 15। 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर पार करती है कौन? पृथ्वी। 1 मिनट में निकालना है तो 60 बट्टा 15 बराबर 4। यानी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर पार करती है पृथ्वी। समय कितना? 4 मिनट में 1 डिग्री। मतलब अगर हम जो ये दो देशांतर रेखाएं मान लियो, ये हो गई 3 नंबर और ये हो गई 4 डिग्री देशांतर। 3 डिग्री से 4 डिग्री देशांतर आते हैं तो कितना समय अंतर आता है? 4 मिनट का। 0 डिग्री के पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है, यानी ग्रीनविच के पूर्व में समय आगे रहता है और ग्रीनविच के पश्चिम में समय पीछे रहता है। ग्रीनविच के पूर्व में समय आगे रहता है और पश्चिम में क्या रहता है? पीछे रहता है। अब एक बात आपने पढ़ी होगी, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है 8 राज्यों से। सबको पता ही है, नहीं ये तो ध्यान रखना है। और दूसरी जो भारत की मानक समय रेखा, देखो समय रेखा 2 प्रकार, एक तो समय को 2 भागों में बांटा है, स्थानीय और मानक। स्थानीय तो सूर्य की किरणों के आधार पर, कि जब सूर्य सीधा लंबवत ऊपर चमकता है और उस समय अपनी छाया लगभग यानी शून्य होती है, और वो समय दोपहर के मध्याह्न के 12 बजे होती है। मानक समय किन के आधार पर अपनाया गया है? देशांतरों के आधार पर। और भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतर किधर से गुजरेगा? उत्तर से दक्षिण। तो ये अपने 82 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ से गुजार दिया। मतलब जो अपना इंडिया है, इंडिया के मध्य से आड़ी तो गुजरती है कर्क और खड़ी गुजरती है कौन? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी यहाँ पर कौन होगा? भारत। यहाँ पर कौन होगा? भारत। अब विद्यार्थियों एक ध्यान दो, ये तो दिशा कौन सी हो गई? उत्तर हो गई। उत्तर के सामने ये कौन हो गई? दक्षिण। पूर्व पश्चिम का कई बार दिशा में लगभग कंफ्यूजन हो जाता, कंफ्यूजन नहीं करना है।
ये दिशा है कौन सी? पूरब। ये दिशा है पूरब और ये कौन सा हो गया? पश्चिम। फिर भी कंफ्यूजन हो तो एक छोटा सा शब्द याद रख लेना, ऊपर तो हमेशा उत्तर होता, उत्तर के सामने दक्षिण, पूर्व पश्चिम के लिए पप्पू याद रख लेना। प पश्चिम, पू पूरब। अब देखो ध्यान देना, अब अगर भारत इस दिशा में यहां पर कहीं होता तो उत्तर में होता, यहां होता तो पूरब में, इधर आता तो वो पश्चिम में, इधर दक्षिण। लेकिन भारत गोलार्ध में अक्षांश के हिसाब से देखें तो वो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के हिसाब से देखें तो पूर्वी में है। यानी ये दिशा कौन सी हो गई? भारत किधर आता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहां पर हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये दिशा हो गई अपने भारत की उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत पृथ्वी के किस दिशा में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चलो एक बार पुनः ध्यान देना अब ग्लोब पर। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार खींची गई है। लेकिन साथियों ध्यान रखना, आपने अक्षांश तो पढ़ लिए कि कुल अक्षांश कितने? 181, लेकिन रेखाएं कितनी? 179। तो देशांतर पूर्व में कितना है? 180, पश्चिम में भी कितना है? 180 और एक जीरो जोड़े तो 361 होता, लेकिन उत्तर कितना होता है? 360। 360 सही क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बार आपको 180 जोड़नी है और एक बार जोड़नी है 179। 180 और 179 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 180 डिग्री नाम से एक ही देशांतर है जिसे पूर्व व पश्चिम माना जाता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे हम इस प्रकार आयताकार ये विश्व का मैप देखते हैं, बनाते हैं। इधर तो अपन ने मान लिया कौन सी? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी, और इधर कौन सा हो गया? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। लेकिन शुरुआत में आपने पढ़ा है कि पृथ्वी कैसी है? अंडाकार है या गोलाकार है? गोल है। अब जब गोलाकार है तो हम क्या करते हैं? इसे गोल बना देते हैं। तो ये देखो 180 नाम से रेखा एक ही स्थान पर मिल रही है, मतलब 180 डिग्री नाम से एक ही देशांतर है जिसे पूर्व व पश्चिम कहते हैं। तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी हुई? 360। देशांतरों के मध्य की दूरी है 111.32 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवों पर यह दूरी हो जाएगी 0। दो देशांतरों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। क्या कहलाती है? गोरे। अगर देशांतरों में बात करें तो समय रेखा कौन सी है? 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम, यानी विश्व की जो समय रेखा है, विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। एक बात आपने प्रारंभ में ही पढ़ ली है कि ग्रीनविच रेखा के पूर्व में समय आगे रहता है यानी बढ़ता है, और पश्चिम में समय पीछे रहता है। अब जैसे जैसे यानी पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और 1 डिग्री देशांतर या 2 देशांतर को पार करने पर कितने समय का अंतर आता है? 4 मिनट का। अब मान लियो भारत की समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री, तो 82 × 4 करो, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अब देखो 82.5 यानी आधा देशांतर और कितने मिनट? 2 प्लस कर दियो इसमें, तो कितने हो गए? 330। यानी भारत का समय 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम से 330 मिनट आगे है। 330 मिनट को घंटे में परिवर्तित कर दियो, भाग दे दियो 60 का, 6×5 = 30, यानी 5.5 घंटे। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के प्रयागराज नैनी से गुजरती है 5 राज्यों से।
संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। देशांतर, देशों का अंतर कौन बताता है? देशांतर। और तापक्रम निर्धारण कौन करता है? जलवायु कटिबंध कौन बताता है? अक्षांश। 180 डिग्री जो देशांतर है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। 180 डिग्री देशांतर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा तो 180 और समय रेखा कौन सी? GMT। 180 डिग्री देशांतर को तिथि रेखा 1884 वाशिंगटन अधिवेशन में स्वीकार किया गया। और एक बात ये भी ध्यान रखना है, 180 डिग्री देशांतर को स्थल खंडों से यानी बचाते हुए स्थल खंडों को टालते हुए निकाला गया है। इस प्रकार यहां पर तो हो गया आपके साइबेरिया, साइबेरिया, और इधर कौन हो गया? अलास्का। ये हो गया बेरिंग सागर, ये हो गया आर्कटिक सागर। ये महासागर कौन सा है? प्रशांत। और यहां पर हो गया न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, फिजी, हवाई द्वीप। यानी स्थल खंडों को बचाते हुए सबसे ज्यादा मुड़ी हुई रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको स्थल भाग भी पूछ ले तो ये स्थल भाग, स्थल खंड क्वीन मॉड पर्वत से गुजरती है। और क्वीन मॉड पर्वत कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका महाद्वीप यानी दक्षिणी ध्रुव पर। 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ाया जाता है और पूर्व में जाने पर एक दिन घटाया जाता है, क्योंकि समय में कोई परिवर्तन ना रहे। चलो अब एक बार पुनः हम ग्लोब की विस्तार से जानकारी करते हैं। देखो ग्लोब को, अक्षांश रेखाएं किनका निर्धारण करती हैं? तापक्रम, तापांतर या जलवायु का। तो देखो हम लेते हैं सूर्य से बात। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सौर मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। चलो अब इससे ध्यान देना, सूर्य हमेशा पृथ्वी के मध्य में सीधा चमकता है। कहाँ पर? पृथ्वी के मध्य में सीधा चमकता है। और मध्य में सीधा चमकता मतलब किस रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। जब भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा तो यहाँ पर क्या गर्मी पड़ेगी कि सर्दी? गर्मी, यानी तापक्रम क्या रहेगा? उच्च रहेगा। और सूर्य लंबवत होता हमेशा किन रेखाओं के मध्य? उत्तर में तो आपके करक, और दक्षिण में कौन? मकर। इनके मध्य सूर्य क्या रहता है? लंबवत होता है। उत्तर में करक और दक्षिण में मकर। देखो विद्यार्थियों ध्यान देना, मान लियो हम बात करें भूमध्य रेखा से, सूर्य भी गति करता। अगर सूर्य उत्तर में जाए तो वो कहलाता उत्तरायण, और दक्षिण में आए तो कहलाता है दक्षिणायन। भूमध्य या विषुवृत्त पर सूर्य विषुवृत्त पर 2 बार रहता है। और वो विषुवृत्त पर 2 बार कब रहता है? एक तो आपके 21 मार्च और एक 23 सितंबर। 21 मार्च व 23 सितंबर। 21 मार्च कहलाता है बसंत विषुव और 23 सितंबर कहलाता है शरद विषुव। 21 मार्च क्या कहलाता है? बसंत विषुव और 23 सितंबर शरद विषुव। लेकिन यही वो विषुव या तारीख है जहां पूरी दुनिया में दिन रात बराबर होते हैं।
अब 21 मार्च के बाद जब सूर्य गति करता हुआ उत्तर में जाता, उत्तरायण होता है, तो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। वो तारीख है आपके 21 जून। देखो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून को कहां पर लंबवत होता है? कर्क रेखा पर 21 जून यानी लंबवत होगा कर्क रेखा पर। यो कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है तो वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और कर्क पर लंबवत होता तो यह कहलाता है कर्क संक्रांति। क्या कहलाता है? कर्क संक्रांति। अब जब 21 मार्च से देखो, वैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई, यानी वास्तविक रूप से ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। और ये कितना झुकी हुई है? तो ये हो गया इसका अंतर 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। ये अंतर कितना हो गया? 23.5 डिग्री। तो देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है कितना? 23.5 डिग्री। अब देखो मान लियो ये विषुवत रेखा है और 21 मार्च से जैसे ये उत्तरायण आता है, ध्रुव पृथ्वी के क्या है? संक्रेव है। संक्रेव है तो प्रकाश क्या की चारों मान प्रकाशमान हो जाता है या उजाला रहता है। तो जब जैसे ही सूर्य पृथ्वी के उत्तरायण उत्तरी गोलार्ध में रहता तो उत्तरी ध्रुव पर 6 माह तक क्या रहते हैं? दिन। ध्रुवों पर 6 माह दिन व 6 माह रात होते। उदाहरण के तौर पर आपने कभी अंटार्कटिका महाद्वीप का पढ़ा होगा कि वहाँ 6 महीने दिन व 6 महीने रात होती है। अब जब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन होंगे तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात होगी। दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन होंगे तो उत्तरी ध्रुव पर 6 माह तक कंटिन्यू क्या होगी? रात। और 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उसी समय दुनिया का एक देश है नार्वे, और नार्वे में कहते हैं कि मध्य रात्रि में क्या नजर आता है? सूर्य। इसीलिए मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? नार्वे को। मध्य रात्रि में सूर्य नजर आता है कहाँ? नार्वे। तो मध्य रात्रि का देश नार्वे। लेकिन उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। और विद्यार्थियों, डूबते हुए सूर्य का देश कहते हैं ब्रिटेन को। सबसे पहले सूर्य उदय तो जापान में ही होता है, लेकिन सूर्य की पहली किरण है वो माउंट हुकोंग वैली, ये न्यूजीलैंड की एक पर्वत श्रृंखला, वहां पर नजर आती है। और सूर्य सबसे बाद में अस्त होता है, ये आपके हवाई द्वीप वगैरह वहां पर सबसे बाद में अस्त होता है। हवाई द्वीप जो अमेरिका का 50वां राज्य है। उगते हुए सूर्य का देश जापान, मध्य रात्रि का देश नार्वे, डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन। लेकिन कभी कभार एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, वह देश जिनके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ तो भी कौन होगा? ब्रिटेन। तो भी कौन होगा? ब्रिटेन। तो एक बार पुनः ध्यान दो, देखो जब सूर्य उत्तर में आया तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 21 जून। जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है वो दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा? छोटा होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन कौन होगा? 21 जून। अब जून से जैसे ही सूर्य वापस गति करना प्रारंभ हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर को वापस कहते हैं कि कौन सी रेखा पर आ गया? भूमध्य। और वो तारीख कौन सी है? 23 सितंबर। जब भूमध्य रेखा पर होगा तो उत्तर और दक्षिण में दिन रात क्या होंगे? बराबर है। दिन रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च, 23 सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में कौन से पे आ जाता है? मकर, 22 दिसंबर। और ये कहलाया मकर संक्रांति। जो अपने मकर संक्रांति मनाते हैं वो 14 जनवरी है, लेकिन जो अपने अक्षांशों के हिसाब से तो मकर संक्रांति कौन सा है? 22 दिसंबर। मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, यानी सूर्य यहां पर चमकता है। तो उत्तरी गोलार्ध का 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर क्या होता है? बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध में अब शीत ऋतु होती है उस समय, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म। और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म, तो दक्षिण में कौन सी होती है? शीत। अब देखो वापस ध्यान देना,
अब सूर्य ने उत्तरायण और दक्षिणायन गति की तो किन रेखाओं के मध्य करक, भूमध्य और मकर, यानी सूर्य हमेशा अपना प्रकाश तेज डालता या सीधा डालता है, किरणें तेज पड़ती है किन रेखाओं के मध्य, तो वो रेखाएं करक, भूमध्य और मकर। करक, भूमध्य व मकर के मध्य सूर्य का प्रकाश सीधा या तेज पड़ता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश तेज किरणें होती है या प्रकाश सीधा पड़ता है, उष्मा ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर तापक्रम बढ़ेगा या घटेगा, तापक्रम बढ़ेगा। और तापक्रम बढ़ने से क्या बढ़ेगी, उष्णता। उष्णता से ही तो याद रखना है कि इस कटिबंध में कौन सी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु, उष्ण। तो ये पूरा कौन सा कटिबंध हुआ, उष्ण। कौन सा कटिबंध हुआ, उष्ण कटिबंध। मतलब करक और मकर के मध्य जो जलवायु भाग है ये क्या कहलाया, उष्ण कटिबंध में भारत का कौन सा हिस्सा आता, करक रेखा के दक्षिण में, यानी आधे भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण और उत्तर में। तो अभी देखते हैं कौन सी जलवायु, उष्ण कटिबंध मतलब यहाँ की जलवायु गर्म रहती है। और ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग संपूर्ण, केवल उत्तरी अफ्रीका के कुछ भाग और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भाग को छोड़कर पूरे अफ्रीका की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। मतलब सूर्य की किरणें सीधी या प्रकाश ज़्यादा पड़ता, तेज पड़ता, सूर्य लंबवत व सीधा चमकता है, इसीलिए वहाँ के लोगों का रंग कैसा है, श्याम है, काला है। और पूरे महाद्वीप को उपमा दी गई है काला महादेश। क्या कहा गया, काला महादेश। अब एक बात आपने पढ़ी है कि ध्रुवों पर अपने सूर्य का जिक्र नहीं किया है, यानी ध्रुवों पर सूर्य नजर नहीं आता है। ध्रुवों पर सूर्य नजर नहीं आता है। जहाँ सूर्य नजर नहीं आता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, तो बताओ वहाँ पर गर्मी होगी कि ठंडी, भाई वहाँ का वातावरण कैसा होगा, ठंडा होगा या अत्यधिक ठंडा होगा। अत्यधिक ठंडा होगा तो बर्फ के रूप में हमें पानी उपस्थित मिलेगा, या पानी किस रूप में होगा, बर्फ के रूप में, यानी ध्रुवों पर क्या है, बर्फ है। अरे उदाहरण के तौर पर आपने कभी पढ़ा होगा कि दक्षिणी ध्रुव में आता है कौन सा महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, और अंटार्कटिका महाद्वीप यानी पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए उसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। चलो ध्यान देना। अब ध्रुवों पर क्या है, बर्फ है, तो बर्फ है तो वहां पर शीत होगी या गर्मी, बर्फ है तो क्या होगी, शीत। और ध्रुवों की जलवायु ही कैसी जलवायु है, ध्रुवों की जलवायु है शीत जलवायु। कौन सा कटिबंध हो गया, यहाँ पर हो गया शीत जलवायु कटिबंध। देखो मैंने पहले ही कहा है कि अक्षांश रेखाएं किन का निर्धारण करती हैं, तापक्रम या जलवायु का। अब ये तो हो गया उष्ण कटिबंध, ये शीत, ये भी शीत। अब बीच में ये जगह रही है, तो देखो उत्तर से, या उत्तर से कैसी हवाएं प्रवेश करी है, यहाँ से शीत यानी ठंडी हवाएं प्रवेश करी। यहाँ से कैसी हवाएं आ रही, ठंडी, यानी उत्तर से तो यहाँ ठंडी हवाएं आ रही हैं। लेकिन अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, उष्णता, गर्मी। यहाँ से कैसी हवाएं प्रवेश कर रही है, यहाँ से उष्ण हवाएं जा रही। कैसी हवाएं जा रही, उष्ण। और शीत प्लस उष्ण जहाँ मिला, शीत प्लस उष्ण तो संधि करो, क्या बन रहा है, शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण। क्या कहलाया, शीतोष्ण। तो ये कटिबंध क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध। ये कौन सा कटिबंध होगा, शीतोष्ण। जब यहाँ पर शीतोष्ण है तो यहाँ पर भी कौन सी होगी, शीतोष्ण। अब मुझे बताओ आपको भारत की जलवायु किस प्रकार की नजर आ रही है, शीतोष्ण व उष्ण। लेकिन साथियों एक बात और ध्यान रखनी है, 30 डिग्री
अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के मध्य का अक्षांश कहलाता है अश्व अक्षांश। और उन अक्षांशों के मध्य, उन्हें अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पेटी उपोषण, उच्च वायुदाबीय पेटी होती है कौन सी? उपोषण। तो उपोषण कहां पर रहेगा? 30 से लेकर 35 डिग्री के मध्य उच्च वायुदाबीय पेटी उपोषण। एक बार पुनः नजर डालियो, देखो विस्तार से। वैसे लगभग सबके समझ में बैठ ही गया होगा, नहीं बैठा तो एक बार देख लियो, देखो पुनः। मैं आपको अपने विश्व का आयताकार मैप बनाकर बता देता हूं कि वहां पर इन अक्षांशों की स्थिति कैसे है। जो मध्य से खींचा गया वो तो हो गया भूमध्य। भूमध्य के उत्तर में कौन है? करक। दक्षिण में कौन है? मकर। चलो, और आपको पता हो तो भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती। ये हो गया अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों ही अक्षांश गुजर रहे हैं। यहां पर हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। ये हो गया उत्तरी अमेरिका। बस अब समझो, देखो बड़ा आसान है। और यहां पर कौन सा हो गया? अंटार्कटिका। ध्यान देना एक बार विद्यार्थियों को ने। ये तो हो गया आपके 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य। ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी यानी करक। और ये हो गया 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी मकर। 0 डिग्री अक्षांश यहां पर कौन सा शहर हो गया? ब्रिटेन। ये देश कौन सा हो गया? ब्रिटेन। ये द्वीप है आपके ग्रीनलैंड। और ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से गुजरने के कारण उस रेखा का नाम क्या रखा? ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री ग्रीनविच। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री ग्रीनविच और 0 डिग्री जो अपनी भूमध्य रेखा, ये कहां पर काटती है? ये जगह है गिनी खाड़ी। गिनी खाड़ी किस महासागर में पड़ती है? तो अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में गिनी खाड़ी। और इधर से जो गुजारी गई है वो आपके हैं 180 डिग्री।
180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये हो गई 180 डिग्री देशांतर। यहां पर कौन सा सागर हो गया? बेरिंग सागर। इधर ये जो जगह पड़ जाती है वो अलास्का, और इस साइड की जगह क्या हो गई? रसिया का क्षेत्र साइबेरिया। रसिया का कौन सा क्षेत्र? साइबेरिया। यहां पर हो गया आपके हवाई द्वीप, ये हो गया न्यूजीलैंड। तो 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सबसे ज्यादा क्या है? मुड़ी हुई। 0 डिग्री देशांतर यानी कौन सी? ग्रीनविच, जो प्रधान यामियोत्तर रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहां पर काटती हैं? 0 डिग्री भूमध्य, और ये काटती है गिनी खाड़ी, अटलांटिक महासागर। ये कौन सा महाद्वीप हो गया? तो ये हो गया अफ्रीका। ये हो गया आपके अफ्रीका। इधर यूरोप, ये एशिया, ये अपना इंडिया, ये इंडिया, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका। चलो अब एक बार पुनः उसे पूरा विस्तार से समझ लियो। वैसे समझ में आ गया होगा सबकी। देखो एक बार ध्यान देना सभी। अक्षांश व देशांतर रेखाएं किसमें? ग्लोब में खींची गई काल्पनिक रेखाएं। ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। और ये किसकी जानकारी है? भूगोल की। भूगोल शब्द किन से बना है? जियोग्राफी, और जियोग्राफी शब्द प्रदान करने वाला या प्रयोग करने वाला इरेटोस्थनीज। भूगोल का जनक कौन हुआ? हिकेटियस। आधुनिक भूगोल का जनक कौन? वॉन हेम्बोल्ट। अक्षांश जिन्हें कहते हैं लैटिट्यूड, और देशांतर लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के मध्य समांतर खींची गई वर्ताकार रेखाएं हैं। दोनों ध्रुवों के बीचों बीच खींची गई। मध्य में कौन? भूमध्य, भूमि के मध्य से विश्व को 2 भागों में बांट रही कौन? विषुवत। 0 डिग्री के उत्तर की जगह उत्तरी गोलार्ध कहलाई, और दक्षिण में पृथ्वी का हिस्सा क्या कहलाए? दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो सबसे उत्तरी ध्रुव पर अक्षांश बिंदु वो 90 डिग्री। जब 0 से उत्तर में 90 है तो दक्षिण में भी कितने हुए? 90। अक्षांश की बात करें तो अक्षांश रेखाएं अक्षांश, कुल अक्षांश कितने हैं? तो कुल अक्षांश होंगे 181, लेकिन कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो होगी 179। भूमध्य रेखा, सूर्य हमेशा सीधा या लंबवत चमकता है, और भूमध्य रेखा को सूर्य कितनी बार पार करता है? 2 बार, और वो तारीख है आपके 21 मार्च व 23 सितंबर। ये क्या कहलाएगा? विषुववर्त। 21 मार्च को कहते हैं बसंत विषुव, और 23 सितंबर है शरद विषुव। शरद विषुव। उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो किधर? कर्क रेखा की ओर, और कर्क रेखा पर लंबवत कब होता है? 21 जून। वो क्या कहलाया? कर्क संक्रांति। 21 जून उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, वो कहां पर काटती है? भारत में। सूर्य जैसे दक्षिणायन होता है तो 23 सितंबर यानी भूमध्य को पार कर 22 दिसंबर को कहां लंबवत चमकता है? मकर पर। और मकर पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता, तो वो क्या कहलाया? मकर संक्रांति। ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, जो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? छोटा। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? छोटा। लेकिन ध्यान देना, जो देशांतर है वो कैसी है? समय रेखाएं हैं।
0 डिग्री विश्व की मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम और 180 डिग्री कौन सी रेखा है? तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में स्वीकार की गई थी और समय रेखा कौन सी है? ग्रीनविच मीन टाइम। लेकिन ध्रुव है वो समय रहित क्षेत्र है। ध्रुव कैसे है? समय रहित, क्योंकि ध्रुवों पर देशांतर आपस में मिलती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर या 111.13 किलोमीटर, ये दो अक्षांशों के बीच की क्या है? दूरी है। दो देशांतरों के मध्य ध्रुवों पर तो शून्य होती है, ध्रुवों पर शून्य और सबसे ज्यादा कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर, और देशांतरों के मध्य की दूरी है 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर को पार करने पर कितने समय का अंतर आता है? 4 मिनट का। और 60 मिनट में कितने देशांतर? 15 देशांतर पार करते हैं। अगर 0 डिग्री के पूर्व में, तो 0 डिग्री यानी ग्रीनविच के पूर्व में समय आगे रहता है और ग्रीनविच के पश्चिम में समय हमेशा पीछे रहता है। अगर आपको 180 डिग्री देशांतर कोई जलीय जहाज वगैरह पार करता है तो पश्चिम में जाने पर 1 दिन बढ़ाते हैं और इसके 180 के पूर्व में आने पर 1 दिन घटाते हैं, क्योंकि समय में कोई परिवर्तन ना हो, समय बराबर रहे। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 और 180 नाम से पूर्व पश्चिमी देशांतर एक ही है। 21 जून पर जब सूर्य लंबवत होता तो मध्य रात्रि में सूर्य कहाँ नजर आता है? नॉर्वे में। मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। उगते हुए सूर्य का देश जापान, डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन। डूबते हुए सूर्य का देश किसे कह दिया? ब्रिटेन को। तो जल्दी ये आप प्रिंट करो। जानकारी लगभग पूरी आपके इस ग्लोब में लिखी हुई है और ये ग्लोब की जो बातें हैं वो इतनी सीधा हुई। आप इस ग्लोब को विस्तार रूप से यानी चित्र के जरिए पूरा लिख सकते हैं।